वेलकम टू मल्टी डायमेंशनल सुमित। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। तो ये जब आप ये वीडियो कंप्लीट करेंगे आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा विद इन 20 मिनट्स। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो आप बस बैठिए और देखिए आराम से। सो लेट अस स्टार्ट आवर सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। शुरू करते हैं हम कि इसका मतलब क्या है। ये एक ऐसा फेज़ था इंडियन हिस्ट्री में जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल चेंजेस आए। ये सोशल चेंजेस बहुत आगे प्रोमिनेंट हो गई। इनके कुछ रीज़न्स थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये हमारे ट्रेडिशन जो थे, चाहे कोई भी धर्म हो, आपका हिंदुइज़्म हो, आपका इस्लाम हो, आपका पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स हों, जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अब सोसाइटी जो है वो मॉडर्नाइज़ेशन की ओर जा रही है, जिसका मतलब है कि आप सोसाइटी को कुछ नया करने की आवश्यकता है। तो इसमें यही हुआ था कि जो डिस्कार्डेड डिपेंडेंट कस्टम्स हैं, उन्हें त्याग दिया गया था। जैसे कि लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। तो प्रॉब्लम्स आई क्या थी सोसाइटी में जिसकी वजह से ये कुछ करना पड़ा था। देखिए, जब भी हम सोशल रिलीजियस की बात करेंगे ना, तो 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी आपकी होंगी। वुमेन से एसोसिएटेड, रिलीजन से एसोसिएटेड, कास्ट और एजुकेशन। 4 ही चीज़ों पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये समझ लिया तो आपको आगे चैप्टर पढ़ना ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? वुमेन के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स थी? फीमेल इन्फेंटिसाइड। कोई बच्ची पैदा होती थी, उसको पहले तो वो इन्फेंट होते हैं वो बच्चे जो कोलेस्ट्रॉल पीते हैं, जो दूध पीते हैं माँ का, ठीक है? उनको पहले मार देते थे। अगर वो वहाँ से बच गई तो वीमेन एजुकेशन नहीं देते थे। वहाँ से भी बच गई तो चाइल्ड मैरिज करवा देते थे। ऐसा माना जाता था कि वुमेन पे मिनिमम खर्चा किया जा सके। एक और प्रथा आती है हरियाणा के कुछ एरियाज़ में और ऐसे कुछ एरिया जहाँ पे फीमेल का जो है बर्थ रेट कम है, वहाँ पे क्या होता था कि फीमेल को लड्डू डालते थे उसके मुँह में। दादी या नानी जो भी बड़े होते थे घर की बुज़ुर्ग महिला, वो उसके मुँह में लड्डू डालते थे और जब तक कि उसकी बच्ची की साँस ना फूल जाए और उसे मार देते। ऐसा होता था खड्डे में डाल के ऊपर से बरी कर देते थे। ये सब कुछ होता था। बड़ी हो गई, उसको एजुकेशन मत दो और खर्चा बच गया। उसकी बचपन में ही शादी करवा दो और उसको दहेज देके विदा करो। ऐसा टाइम था कि एक मेल की मल्टीपल बीवियाँ होती थी, जिसके कहते हैं पॉलीगैमी। पॉली हुआ मल्टीपल, गैमी होगी मैरिज, ठीक है? उसके बाद पर्दा सिस्टम था, उन्हें पर्दा लगा के रखना पड़ता था। झुंड सॉरी एक चीक नाम का कहते हैं हमेशा ये पर्दा सिस्टम रखना पड़ता था। अपने जो बड़े हैं उनको, एल्डर्स जो हैं आपके रिश्ते में, जैसे आपके ससुर हो गए अगर कोई फीमेल है, तो उन्हें आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ये मान्यता होती थी, ठीक है? उसके बाद कोई भी सेपरेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, फीमेल्स को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। उसके बाद सती सिस्टम था। ऐसी औरत जिसका पति मर गया, उसे उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। विडो रीमैरिज नहीं होती थी, कोई भी औरत जो है वो शादी नहीं कर सकती। कहते हैं कि कंपेल्ड फॉर सिंगल एंड प्योर लाइफ। सिंगल तो उन्हें रहना है शादी के बाद। तो प्योर लाइफ क्या होती है? प्योर लाइफ होती है आपको सादा खाना खाना है, तड़के वाला खाना नहीं खाना, मसालेदार खाना नहीं खाना। और अगर आप कपड़े पहने तो वाइट कपड़े पहने और सिंपल कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं लगानी, सो दैट आपके ऊपर मिनिमम खर्चा हो। तो ये थी कंडीशन फीमेल्स की। अब आते हैं रिलीजन पे। बहुत सारे रिलीजन्स आ गए थे, पॉलीथीज़म, मल्टीपल रिलीजन्स आ गए थे, आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन। बहुत सारे रिलीजियस बुक्स थी, पता नहीं चल रहा था फॉलो किसको करें, और डोमिनेंट हो गई थी प्रीस्टली क्लासेस। जो चर्च में आपके फादर होते थे, मंदिर में आपके कोई भी पंडित होते थे, मस्जिद में मौलवी होते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, उनके पास बहुत पैसे हो गए थे। सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक, ठीक है? काला जादू वगैरह, ये जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास, और ब्लैक मैजिक, काला जादू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सोसाइटी के अंदर। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे। उसके बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी हमारी, वो एक तो फीमेल्स को नहीं दी जाती थी और दूसरे लोअर कास्ट पीपल्स को नहीं दी जाती थी। हम अपने इंडिया में पढ़ते थे ह्यूमन साइंसेस, जैसे रिलीजन के बारे में स्टडी करते थे, फिलॉसफी पढ़ते थे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते थे। उसके बाद हम मैथ्स पढ़ते थे, लॉजिक पढ़ते थे, लेकिन हम नेचुरल साइंसेस जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे। ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस की है वेस्टर्नाइजेशन के टाइम। तो ये थी फिलोसफिकल बेसिस। अब हम चलते हैं नीचे कि हुआ क्या। इसे कहते हैं कि 2 टाइप की मूवमेंट्स हुई थी, रेस्टलिस्ट रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। देखिए, रिफॉर्मिस्ट होते थे जो कंप्लीट चेंज लाना चाहते थे, बहुत आगे देखते थे मॉडर्निटी की। और यहाँ पे एग्जांपल थी ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट की। रिवाइवलिस्ट में होते थे कि आप पास्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हो, आप पास्ट की उन वैल्यूज़ को प्रेजेंट में लाना चाहते हो जो कहीं भूल सी गई हैं, उन वैल्यूज़ को आप लाना चाहते हो, प्योरिफिकेशन कर रहे हो आप अपने धर्म का, पूरी की पूरी वैल्यूज़ वापस ला रहे हो, जैसे आर्य समाज और देवबंद मूवमेंट, ठीक है? सबसे पहले रैशनलिज्म होता है। रैशनलिज्म होता है कि एक इंसान कोई भी अपने दिमाग से ऐसी चीज़ सोचे जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हो,
उसे कहते हैं रैशनलिज्म, यानी कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो जिसको आप प्रूव कर सकते हो साइंटिफिक बेसिस पे, एक फैक्ट की बेसिस पे जिसे आप प्रूव कर सकते हो। ह्यूमनिज्म होगा कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखो, रिलीजन कभी भी मास्टर नहीं हो सकता, ह्यूमंस के लिए काम करो, ये हो गया आपकी ह्यूमनिज्म। यूनिवर्सलिज्म है कि सारे के सारे रिलीजन जो हैं उनमें कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं। आप किसी भी रिलीजन को देख लो, उसके अगर आपने को देखोगे, आप हिंदुइज़्म हो, आपका इस्लाम हो, आपका क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, कोई भी, उसमें अगर आप इनकार्नेशंस को छोड़ दो, जो अवतार वगैरह हुए हैं उनको छोड़ दोगे, तो उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वो यही कहते हैं कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ग्रेट, फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। किसी भी धर्म में आप जाओगे कि किसी का दिल मत दुखाओ, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप इस चीज़ को त्यागेंगे तो यूनिवर्सलिज्म हर रिलीजन में मिलता है। इस फेज़ को जो है, ये 19वीं सेंचुरी के फेज़ को इंडियन रेनेसां भी कहते हैं। रेनेसां एक वर्ड है जिसका मतलब फ्रांस में होता है रिबर्थ। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिबर्थ, यानी किसी चीज़ का दोबारा से जन्म होना। ये यूरोप में रेनेसां आया था 14 से 16 सेंचुरी के बीच में, वहीं से ये वर्ड आया है। हुआ क्या था इसमें, जो सोशल और रिलीजियस चीज़ें जो थी, जो अब हमें ज़रूरत नहीं थी जिनकी, जैसे आपकी सती प्रथा हो गई, वुमेन्स के राइट को रिस्टोर करना था, कास्ट सिस्टम्स में रिफॉर्म्स लाने से, जैसे आपको पता है अनटचेबिलिटी चलती थी, तो उन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए ये रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे। अब रेनेसां था, मतलब रिबर्थ हुआ, पुरानी चीज़ें हटाएंगे, नई चीज़ें लाएंगे भी। हुआ क्या कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को हमने अलग अलग जगहों पे बांटा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके व्यूज़ क्या हैं, गवर्नमेंट के लिए, आपके रिलीजन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आर्ट और कल्चर की डेवलपमेंट हुई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आई इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा। हर एक सेक्ट ने जो है वो रिफॉर्म्स किए, हिंदुइज़्म में, मुस्लिम्स ने, सिख्स ने और पारसी ने। हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरू हुआ था ईस्टर्न इंडिया से। अब क्वेश्चन आता है ईस्टर्न इंडिया से ही क्यों शुरू हुआ। ईस्टर्न इंडिया आपका बिहार वाला एरिया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये जो एरिया बचा, ये सबसे ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, आप अपने राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे, और आप जितने भी सुभाष चंद्र बोस वगैरह जितने भी महान लीडर्स हैं वो मैक्सिमम यहीं से वेस्ट बंगाल से ही पैदा हुए हैं, जिसको हम वह आज वेस्ट बंगाल कहते हैं। पहले के टाइम में पूरा का पूरा बांग्लादेश, सम पार्ट ऑफ बिहार, आसाम, वो सारा बंगाल कहते थे। तो यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पे एक इंसान पैदा होते हैं जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत बेहतरीन आदमी थे। ये रैशनलिस्ट थिंकिंग थे, इन्होंने बाद में ब्रह्म समाज बनाया था। ये रैशनलिस्ट थिंकिंग थी। ये मोनोथिज़्म, मोनोथिज़्म होता है कि आप एक ही भगवान को मान रहे हो। इन्होंने सती को एबॉलिश किया, सती प्रथा को। ठीक है, ये वेदांत की फिलॉसफी पे बिलीव करते थे। जो आपने पूरा वेद पढ़ा, वेद के लास्ट पार्ट में वेदांत लिखा होता है, तो वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपके अपने रैशनल आइडियाज़ होते हैं उसमें। ये वेद और उपनिषद से इन्फ्लुएंस हुए थे। ये एक ऐसे इंसान थे जो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अरबिक, इंग्लिश, हिब्रू, संस्कृत वगैरह। देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, एग्जाम्पल आपने ग्रेट बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश से हिंदी में, तो उसमें कुछ एरर्स होते हैं, क्योंकि इंसान जो है उसके अपनी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो चीज़ों को समझने में यूज़ करता है। तो कुछ एरर्स हो सकते हैं, इसीलिए जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करें, उसी तरीके से पढ़ें, तो आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। अब ये मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच लेते थे। देखिए साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है ऐसे कोई भी चीज़ जिसे आप डेटा या फैक्ट से प्रूव कर सकें, उसे कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। इन्होंने सोशल इनइक्वालिटी को प्रमोट किया और ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग थे, यानी कि ये हमेशा ही सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते थे, आगे देखते थे हमेशा। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1772 में। फिर इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई जिसमें ये डिस्कस करते थे लोगों के इंटेलेक्ट्स और मोनोथिज़्म के आइडियाज़ को। उसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, तोहफ़तुल मुहाइदीन। इस बुक का नाम बहुत ज़्यादा आता है 1809 में। ये बुक आपको मस्ट याद होनी ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने एंटी सती कैंपेन 1818 में चलाई, और इन्होंने एक और बुक लिखी परसेप्ट टू जीसस, ये भी इनकी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद इन्होंने वेदांत कॉलेज इस्टेब्लिश करा। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1829, वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ हिज करियर। इन्होंने सती को बैन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको पास किया था। ठीक है, और इस टाइम पे अगर आप सती प्रथा को फॉलो करवा रहे हैं तो मतलब आप किसी की डेथ करवाने का काम कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। 1830 में होता क्या, राधाकांत देव नाम का एक बंदा था, क्योंकि इंडियंस कुछ थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स हुआ कट्टर। ठीक है, तो कट्टर थे, वो क्या चाहते थे कि हमारे जो रिलीजन है उनको एज इट इज़ इंटैक्टली रहने दिया जाए और उनमें कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक सभा बनाई,
और वो चाह रहे थे कि सती को दोबारा से अनबैन करवाया जाए। इसी सिलसिले में बात करते हुए जो राजा राम मोहन रॉय थे वो इंग्लैंड चले गए और वहीं पे 1833 में उनकी डेथ हो गई। इनके थॉट्स क्या थे? देखिए इन्होंने किया क्या सबसे पहले, इन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया। ये कास्ट सिस्टम का अगेंस्ट थे, ये कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे, सोशल इनइक्वालिटी जो हो रही थी, ऊंच नीच भेदभाव हो रहा था, उन सब के अगेंस्ट थे। ये एक ही भगवान को मानते थे। इन्होंने मल्टीपल भगवानों की पूजा करने को अपोज किया था। ये कहते थे कि मूर्ति की पूजा मत करो, या अवतारों में बिलीव नहीं करते थे। और इनका एक लाइन थी कि कोई भी स्क्रिप्चर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी हो ही नहीं सकती। कोई भी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था कि कर्म क्या होता है या आत्मा जो है वो अमर है। इस बात पे इनकी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने हमेशा मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट किया है। जैसे मैंने ऊपर बताया, इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला, वेदांत कॉलेज खोला। उसके बाद इनकी जो थी, इन्होंने एक बंगाली में बुक लिखी थी, प्रोज स्टाइल में बंगाली ग्रामर लिखा था। मतलब इनकी इकोनॉमिक्स थी। इन्होंने कहा था कि मैक्सिमम रेंट को फिक्स किया जाए। जो बंगाली ज़मींदार हैं उनकी जितने भी वो अत्याचार कर रहे हैं उनको बंद किया जाए। टैक्स फ्री किया जाए लैंड्स पे। और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे हटा दी जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में चल रहे थे। इन्होंने कहा था कि जो राइट्स हैं, ट्रेडिंग राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको हटा दो। पॉलिटिकल सिस्टम ये कहते थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होनी चाहिए। ये कहते थे कि जो इंडियन जजेस हैं उनसे भी ट्रायल बाय ज्यूरी होनी चाहिए। पहले थोड़ा ज़्यादा वो होता था, आपके पास जो थे भेदभाव ज़्यादा होता था। कोई भी इंडियन जज किसी भी ब्रिटिश इंसान के जो है वो फैसला नहीं सुना सकता था उसके अगेंस्ट में। ये बात हुई थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ट्रायल बाय ज्यूरी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलीजन थे इनके, ये कहते थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनकी थी। ब्रह्मो समाज इनके बाद कैसे चला? ब्रह्मो समाज तो इन्होंने फॉर्म कर दिया था, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज 1828 में फॉर्म कर दिया था, ये सेम यहाँ पे डेट लिखी हुई है। उसके बाद इसे चलाया किसी ने? जब इनकी डेथ हो गई 1833 में, तब एक बंदे आते हैं, उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, डी.एन. टैगोर लिखते हैं। 1842 में इन्होंने ज्वाइन की। इनकी एक ये पत्रिका लॉन्च करते थे, उसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा से तत्वबोधिनी पत्रिका लॉन्च करते थे उन्होंने। ये भी ब्रह्म सभा में मर्ज कर दी, चिपका दी, मतलब जोड़ दी। उसके बाद होता क्या है, 1858 में केशव चंद्र सेन, केसी सेन जो हैं वो फिर से इसमें जॉइन करते हैं, ये इसमें जॉइन करते हैं। और इनका जो है, इनको आचार्य की पोस्ट दी जाती है। आचार्य की पोस्ट मान लीजिए आप बहुत हाई पोस्ट होती थी उस टाइम पे। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे उनके हमेशा से झुकाव जो है थोड़ा क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लगा। तो इनसे रेडिकल जो ब्रह्मो समाज का मुद्दा था कि हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना, ये मल्टीपल चीज़ों की बातें करने लगे। इन्होंने कहा कि ब्रह्म समाज को पैन इंडिया लेवल पे लिया जाए, पैन इंडिया लेवल यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे लिया जाए। तो इन्होंने कहा था कि दूसरे रिलीजन्स की बातें भी करते थे। और फिर क्या हुआ, 1865 में इनको आचार्य की पोजीशन से हटा दिया गया। अब क्या होता है, 1866 में ब्रह्मो समाज में 2 स्प्लिट्स आती है। जो ब्रह्मो समाज था उसको 1866 में स्प्लिट आती है। जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था उनका नाम हो गया आदि ब्रह्म समाज। और दूसरा जो पैन इंडिया पे लेने की बात हुई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा, उसका नाम रहा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ये थोड़ा पैन लेवल पे चला जाता है और इसे केशव चंद्र सेन और उसके फॉलोअर्स जोड़ते हैं। अब क्या होता है कि आगे 1878 में दूसरी स्प्लिट लगती है। एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो कि आदि ब्रह्म समाज के स्प्लिट से बना था फर्स्ट में, उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनता है। देखिए ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनने का रीज़न ये था कि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने, राजा थे कूच बिहार के, ठीक है, एक माइनर हिंदू राजा थे, उनसे अपनी माइनर लड़की की शादी करवा दी थी, जो कि ब्रह्म समाज जो थे उसके लॉज को वायलेट करता था। तो जो आनंद मोहन बोस थे, सुभाष चंद्र देव थे, उन सब ने क्या किया कि हम तो साधारण लोग हैं, ये अब राजा महाराजा हो गए हैं, तो एक दूसरी स्प्लिट लगी, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रह्म समाज। अब मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज फॉर्म होता है 1828 में। इसे फॉर्म करते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, बंगाल में इनका जन्म हुआ है। ये वेस्टर्न नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला, वेदांत कॉलेज खोला। इन्होंने सती को बैन किया। 1837 इनकी डेथ हो गई। ये जो थे वो एक ही भगवान को मानते थे। ये आइडल वर्शिप और अवतारों को त्याग करने को कहते थे। इसके बाद इन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि बंगाली ज़मींदार को जो ओप्रेसिव पॉलिसीज़ उनको बंद किया जाए।
इंडियन गुड्स से टैक्सेस को हटा दिया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को बंद कर दो। पॉलिटिकल्स में इन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, ये इनके व्यूज़ थे। 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया। 1843 में तत्वभूमि सभा को जो था ब्रह्मो समाज में मर्ज कर दिया गया। 1858 में केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया और उनको आचार्य बनाया। सेम 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पोजीशन से निकाला। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्मों की बातें भी ब्रह्मो समाज में आके कर रहे थे। उसके बाद जो है ब्रह्मो समाज को 1866 में फर्स्ट स्प्लिट लगती है। जो केशव चंद्र सेन वाला था उसे कहते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो पैन इंडिया लेवल पे चला जाता है बाद में, और जो सिंपल था उसे कहा जाता है आद्य ब्रह्मो समाज। उसके बाद 1878 में दूसरी स्प्लिट लगती है ब्रह्मो समाज को। कूच बिहार के राजा जो थे उन्होंने अपनी माइनर हिंदू लड़की की शादी करवा दी थी, तो उस दूसरी स्प्लिट लगती है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो केशव चंद्र सेन थे, और साधारण ब्रह्मो समाज में आनंद मोहन बोस थे, सुभाष चंद्र देव थे, उमेश चंद्र दत्ता थे। इनका नया ब्रह्म समाज बना। अब सिग्निफिकेंस क्या है? इन्होंने बहुत सारे डॉगमास और सुपरस्टिशंस को, यानी कि जो अंधविश्वास फैले थे उनको बंद किया। वुमेन्स के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात की। इन्फ्लुएंस इनका कोलकाता के बाहर नहीं गया, क्योंकि ये पैन इंडिया मूवमेंट नहीं है, सिर्फ वेस्ट में रह गई थी, बंगाल में रही थी। लेकिन उन्होंने पर्दा सिस्टम हटाने की बात की। सती तो पूरा हटा दिया था इन्होंने चाइल्ड सिस्टम और पोलीगैमी जो थी वो सबको इन्होंने कहा कि ये होना ही नहीं चाहिए। विडो रिमैरेज की बात ही करती हैं। एजुकेशन इन्होंने अच्छी खोली, कॉलेजों की बात कर दी मैंने। इन्फ्लुएंस इनका कोलकाता से बाहर नहीं गया, इसीलिए ये मूवमेंट उतनी ज़्यादा पैन इंडिया लेवल पे नहीं गई। ऑल्दो इस मूवमेंट के बाद बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट के और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, बट बेसिकली जो सिलेबस मुझे रिसीव हुआ है उस सिलेबस में सिर्फ 3 मूवमेंट्स हैं। पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स होते क्या हैं, ब्रह्मो समाज क्या है, आर्य समाज, और आपका है अलीगढ़ मूवमेंट। अगर आपका इसके बियॉन्ड सिलेबस है कमेंट्स में डालिए, मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं अब आर्य समाज। आर्य समाज जो है उसे शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये 1824 में इनका जन्म होता है सूरत में। सूरत जो है वो गुजरात का एक पार्ट है। 1845 से 1860 इन्होंने एक अच्छी लाइफ जी, एक नॉर्मल लाइफ जी जैसे हम जी रहे हैं। उसके बाद 1875 में इन्होंने आर्य समाज बनाया बॉम्बे में। बाद में इसकी हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट होगी। 1883 में ये मर भी जाते हैं, बेचारों का देहांत हो जाता है। अब ये मूवमेंट जैसे मैंने कहा कि जो आपकी राजा राम मोहन रॉय थे वो रैशनलिस्ट थिंकर थे, ये रिवाइवलिस्ट थे। रिवाइवलिस्ट ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, मैंने पीछे भी कहा आपको, जो पास्ट की तरफ देखती हैं। इनका मोटो था बैक टू वेदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाएगा। आपको कहेंगे व्हाट इज़ द एम ऑफ आर्य समाज, तो ये बैक टू द वेदास इनका मोटो था। ये रिवाइवलिस्ट थे फॉर्म में, ये रिवाइवलिस्ट थे लेकिन रिफॉर्मिस्ट भी थे। इनके कुछ काम जो थे वो रिवाइवलिस्ट वाले थे, कुछ रिफॉर्मिस्ट वाले थे। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बुक है। फिलॉसफी क्या थी इनकी? ये माया जो है, मोह माया कहते हैं ना, इल्यूजन के कंसेप्ट को ये हमेशा नकारते थे। ये कहते थे कि हर किसी को, लोग जो हैं वो मोक्ष को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मोक्ष जो है वो होता है कि मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि एक और दुनिया है जहाँ पे आप शांति से रह जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्र से जो है वो मुक्त हो जाएंगे। ये कहते हैं ईश्वर, आत्मा और जो मैटर प्रकृति, यानी कि जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट है वो अलग अलग चीज़ें हैं। हम कहते हैं ना गॉड इज़ एवरीवेयर, तो ये इनको थोड़ा अलग अलग चीज़ मानते थे। इन्होंने कहा था कि हर एक इंसान को अपने अपने मोक्ष के लिए काम करना चाहिए। सैल्वेशन मीन्स मोक्ष, ठीक है, मोक्ष के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने अपोज किया था नियति क्या होती है, कर्म। हम कहते हैं ना ये नियति ने निर्धारित किया था, या ये हमारे कर्म थे इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये सक्सेसफुली इसको कहते हैं कि ये तो होता ही नहीं है, नियति कर्म को ये अपोज कर देते हैं। इनका मोटो सेम बैक टू द वेदास, रिवाइवलिस्ट ऑफ वैदिक प्योरिटी। देखिए जब आप वैदिक टाइम में जाते हैं, वैदिक टाइम भी 2 टाइप के हैं, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। तो ये हमेशा अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, जहाँ पे जो कास्ट थी वो आपके वर्ण जो थे वो आपके काम पे बेस्ड थे, आपकी जात जो थी वो आपके पेरेंट जो इनहेरिटेड थी वो नहीं थी। आप जो काम करेंगे वो आपका वर्ण हो जाएगा। वर्ण का सिस्टम काफ़ी डीप है। जो आप में से अंडरस्टैंडिंग इंडिया जिसकी होगी, मैं स्पेशली उसके वीडियो भी बनाऊँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब आइडियाज़ क्या थे इनके, ये रिलीजन को लेके क्या आइडियाज़ थे? मैंने आपको कहा कि ये थे, इन्होंने कहा था कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। ये कहते हैं ईश्वर का जो एक्सेस है वो सबके पास होना चाहिए, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे वो लोअर कास्ट हो। उसके बाद इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपोज़ किया था, जो कट्टरता थी हिंदुइज़्म में उसको अपोज़ किया था। उसके बाद कास्ट में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अर्ली वैदिक चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में बात की थी, जो वर्ण बेस्ड सिस्टम था, जो कामों के बेस पे होता है। डीड्स मतलब काम, आप जो काम करते हैं। अगर आप ज्ञान फैला रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, यदि आप युद्ध कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, आप अगर ट्रेड करें तो आप वैश्य हैं, और अगर आप इन ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करें तो आप शूद्र हैं। इसमें जो था एक शूद्र जो जैसे
इमेजिन करते हैं एक व्यक्ति है वो शूद्र का काम कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसका बच्चे का वर्ण अब ब्राह्मण हो जाएगा। ये है आपका अर्ली वैदिक पीरियड। लेटर में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है कास्टिज्म, तो वहाँ की ये बात नहीं कर रहे। वुमेन के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने विडो रीमैरिज करवाई, ठीक है, बराबर स्टेटस दिया वुमेन को इन्होंने। मैरिजेबल एज को इंक्रीज़ किया, बॉयज़ की एज इन्होंने 25 ईयर्स की और फीमेल्स की एज 16 ईयर्स रख दी। एजुकेशन जो थी इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन को ब्लेंड कर दिया, जैसे मैंने कहा था राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था, वैसे इन्होंने भी किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स खोले इन्होंने 1886 में, इन्होंने ही खोले, इनके डेथ के बाद खोले। गुरुकुल खुला था हरिद्वार में 1902। डीएवी तो आज भी इंडिया में चलते हैं। तो हम चलते हैं इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। इन्होंने कहा था गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है हर एक नॉलेज का। भगवान जो है वो उनके पास सारा ट्रुथ है, उनके पास वो सच बोलते हैं, उनके पास नॉलेज है, वो हर जगह प्रेजेंट हैं, वो अमर हैं, उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है और सिर्फ उनकी ही पूजा की जा सकती है। ओनली गॉड इज़ अलोन वर्थ ऑफ वर्शिप। इन्होंने वेदास को कहा था कि ये ऐसी किताबें हैं जिनमें अल्टीमेट नॉलेज है। उन्होंने कहा था आर्य जो भी है, जो आर्य समाज को फॉलो करेगा उसे सच को एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए और असत्य को मुंह पे सच और झूठ बोलने की आदत होनी चाहिए। इसका एम क्या था समाज का, कि वर्ल्ड में अच्छी चीज़ें हों, मटेरियलिज्म से बाहर निकला जाए, स्पिरिचुअल और सोशल सेंस को आपको लोगों के अंदर डालना है। हर किसी को प्यार से देखो और हर किसी के साथ न्याय करो। किसी आपकी जो अपनी प्रोग्रेस है वो आप तभी होगी जब आप दूसरों को भी उठाएंगे, दूसरों से प्रेम करो, ये इनकी मोटो था। इन्होंने कहा था कि जब भी एक इंडिविजुअल कि मैनकाइंड से ज़रूरी सोशल अपलिफ्टमेंट होगी, तो इंडिविजुअल को हमेशा सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जाना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट मोमेंट पे, जिसका नाम है अलीगढ़ मोमेंट। सेम आर्य समाज की तरह 1875 में ये भी हुई थी। इसे इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। ये एक एनलाइटेड मुस्लिम थे, ये जज थे बेसिकली। तो हुआ क्या था कि मुस्लिम जो थे, मुस्लिम को माना जाता था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता, विद्रोह हुआ था पैन इंडिया लेवल पे, इसे माना जाता है कि ये मुस्लिमों का ही शासन था, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट मुगल लीडर थे, ही इज़ 92 ईयर्स ओल्ड। तो हुआ क्या था कि वो उस टाइम पे राजा थे और वही उनको ही हेड बनाया गया था रिवोल्ट का। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जो मुस्लिम है वो अच्छे लोग नहीं हैं। हालाँकि रिवोल्ट जो है वो लीड हुआ था मंगल पांडे से बैरकपुर में। अगेन इस पे भी बात करेंगे, अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं आपको इस पे भी वीडियो बना के भेज दूँगा। पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिस्प क्लियर एक्सप्लेन करेंगे। हुआ क्या था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसका कारण भी से और एक वहाबी मूवमेंट हुई थी। मैं थोड़ा-सा बताता हूँ वहाबी मूवमेंट में क्या हुआ था, कि इसमें जो थे वहाबी जो थे वो प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम कर रहे थे। तो जब प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम कर रहे थे, यानी कि वो दूसरे ऐसे इतने जितने भी ट्रेडिशंस थे उन सबको इस्लाम से हटाने की बातें कर रहे थे। उनकी पहले पंजाब में सिखों से लड़ाई हुई, तो जब पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई किया, तो वहाबीज़ जो थे उनकी ब्रिटिशर्स से लड़ाई होगी। तो 2 रीज़न थे ब्रिटिशर्स के पास कि वो रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण भी मुस्लिम को मानते और वहाबी मूवमेंट भी। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुस्लिम को दी थी। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट के जो हेड थे, जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्हें पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो मुस्लिमों को तो एजुकेशन मिलेगी नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने एस्से लिखे द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाने की कोशिश की थी, मुस्लिमों का कोई भी हाथ नहीं था रिवोल्ट करवाने में। इन्होंने मोहम्मदन्स नाम की एक बुक लिखी थी, दी मोहम्मदन्स। तो उसमें लिखा था कमेंट्री और कुरान के ऊपर लिखा है कि कुरान क्या कहती है, क्या बात है। SSK यानी कि सर सैयद अहमद खान, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये लॉयलिस्ट मेंबर थे ब्रिटिश जुडिशियल सर्विसेज के। 1876 में ये रिटायर हुए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 1878 में इन्होंने इम्परल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था। नाइटहुड का टाइटल होता है कि जिसके साथ भी नाइटहुड का टाइटल देते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था नाइटहुड का टाइटल। ये किसी को भी दिया जाए तो उसके नाम के आगे सर लग जाता है, ठीक है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो टाइटल छोड़ दिया था। और महात्मा गांधी ने भी एक मोमेंट में टाइटल छोड़ा था, केसरी हिंद। उस मोमेंट का नाम आप मुझे बताएंगे जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी बोथ ऑफ देम हैव डिनाउंस्ड देयर टाइटल्स। ये आप मुझे बताएंगे, ओके। नहीं आएगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। अब बात आती है कि ये जो थे, इनको नेटवर्क का टाइटल दिया, इन्होंने एक मैगजीन लिखी तहदीब उल इखलाक। इसका नाम बहुत अच्छे से आता है, आप ये लिखिएगा, ये एक मार्क का क्वेश्चन बन जाता है 1870 में। आइडियाज़ क्या थे इनके, इन्होंने एक सिस्टम था, कंडेम सिस्टम ऑफ विदी मुराइदीज़। जो इस्लाम था, इस्लाम के कुछ लोग थे, कुछ मूवमेंट्स और हुई थी जो प्योरिफिकेशन की बात करते हैं, वो रैशनलिज्म को त्याग देते, लेकिन दिस इज़ अ रैशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। और ये पैन इंडिया लेवल पे गई थी।
ये एक रैशनलिस्ट मूवमेंट थी, तो ये इसके अगेंस्ट थे कि पूरी मुरीदीज़ ये रैशनलिज़्म के अगेंस्ट है, तो हम इनको ये कंडेम करते थे। इन्होंने कहा था कि सभी यूनिटी होनी चाहिए सभी धर्मों में, ये प्रैक्टिकल बात करते थे। इन्होंने कहा था कि हिंदुइज़्म और इस्लाम में बहुत चीज़ें कॉमन हैं। कुरान और वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुरान को ऊपर रखा, कुरान को ऊपर का दर्जा दिया। इन्होंने कहा था कि कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए लोगों की कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे। एजुकेशन जो थी, उन्होंने कहा कि मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन आनी चाहिए, लाइक राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने एक स्कूल खोला, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जिसका नाम है एमएओ। 1875 में जब ये इस्टेब्लिश हुई थी, उसी के टाइम पे ये खोला गया था। ओके, जिसको बाद में बनाया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने इंस्पायर किया था मुस्लिम्स को कि आप एजुकेशन और जॉब्स लो पहले, उसके आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल रिवॉल्ट्स में। औरतों को लेकर इनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे। इन्होंने औरतों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात की थी, वुमेन एजुकेशन देने की बात की थी। इन्होंने पॉलीगैमी को एबॉलिश किया था, यानी मल्टीपल मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, पर्दा सिस्टम को एबॉलिश किया। इन्होंने कहा कि ईज़ी डाइवोर्स होना चाहिए औरतों के लिए, औरत अगर चाहे तो उसे डाइवोर्स ईज़िली मिलना चाहिए। ये सब कुछ हमने पढ़ा। इसके साथ आपको कुछ और मूवमेंट्स भी पढ़नी होंगी थोड़ी-सी, अगर मैं आपको बताऊँ। अगर आप पढ़ सकें तो आप ज्योतिबा राव फुले के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, पूरा सत्यशोधक समाज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आत्माराम तुकाराम जी को पढ़िएगा, और अगर हो सके तो रामकृष्ण मिशन को पढ़िएगा। अगर आपको ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं ये भी डाल दूँगा। ऑल्दो आपका सिलेबस इतना ही है, किसी का एडिशनल होगा वो मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरे के पूरे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स कवर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियोज़ एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।